So finally, we are back with case study revision, bullet revision series. And I'm really sorry कि मैं रेगुलरली नहीं लेके आ पाया, बट अब आ गए। आज मैं पूरा बैठ के सोच लियो कि सारे सारे कंप्लीट करना है आज ही। केस स्टडी नंबर 21, 22, 23, 24 ये वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करते बिना देरी से केस स्टडी नंबर 21 से। एक चीज मैं बता दूं, मैंने केस स्टडी नंबर 1 to 4 की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें जो केस स्टडी नंबर 4 है उसका एक सॉल्यूशन सेक्शन 64 वीए के तहत करना था, जो कि मैंने गलत पढ़ लिया था और आई मीन स्किप हो गया था। और वो मैंने गलत बता दिया एक्सप्लेनेशन में, आंसर हालांकि सही है, एक्सप्लेन मैंने गलत किया है। तो वो मैं जो पार्ट है पूरा का पूरा डिटेल में समझा दूंगा इस वीडियो के एंड में। अभी अपन स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 21 से। द चाणक्य बैंक लिमिटेड 150 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया। उसका दिया हुआ बैंक की ऑडिट कमेटी ने डिसाइड किया कि बिलो मेंशन ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट करवाना है। और ये तीनों का मैं बता दूं, ये पहले तीनों के लिए दिया हुआ था कि किन किन का बैंक को मैंडेटरी कॉन्करेंट ऑडिट करवानी है, जो कि अब सिलेबस में नहीं है। अब बैंक ऑडिट का जो एसएम है अब नहीं है, पहले था, पहले एसएम में था। तो ये एज सच पहले एमसीक्यू बना था इससे, लेकिन अब ये एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट नहीं है। सिस्टर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड एज द स्टॉक ऑडिटर्स ऑफ द बैंक्स ऑडिट कमेटी फॉर 5 ब्रांचेस। मतलब सिस्टर एंड एसोसिएट स्टॉक ऑडिटर बनी है। The bank's management appointed and fixed the remuneration of assistant associate chartered accountant as the statutory auditor. कौन किया है? मैनेजमेंट ने। सबसे पहली गलती तो यही हो गई। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपन जानते हैं कि कोई नॉर्मल बैंकिंग कंपनी के केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में। बैंक की मैनेजमेंट कैसे अपॉइंट कर सकती है? दूसरा, फॉर द सेम 5 ब्रांचेस फॉर विच दे वर गिवन द असाइनमेंट ऑफ स्टॉक ऑडिट। अरे भाई, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है कि जहां जिसका तुम स्टॉक ऑडिट कर उठा रहे हो जिस बैंक का, उसके तुम स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते हो। तो दोनों ही केस में यहाँ गलती हो गई है। दोनों दोनों क्वेश्चन तो यानी दोनों चीज यहाँ पे गलत है। जिसका तुम ब्रांच का स्टॉक ऑडिट करो उस ब्रांच के स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते हो यार। मतलब कोई भी इंटरनल असाइनमेंट कर रहे हो तो तुम उसका ऑडिटर स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते। और स्टेट ऑडिटर बनने के लिए तुम्हारा अपॉइंटमेंट कौन करता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। फिर एट द कानपुर ब्रांच ऑफ द बैंक देयर वर हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट इन वन ऑफ द करंट अकाउंट। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ कानपुर ब्रांच फॉर द ईयर। द कैश collected by the branch was remitted to currency chest on the very same day, but the concurrent audit for the month itself the auditor noticed that branch was unable to show intimations sent via email to currency chest for the cash remittance। क्या ये currency chest? भाई एक लिमिट होती है कि मान लो आपके बैंक को लिमिट अलाउ की गई है कि 15 लाख के ऊपर अगर कैश डिपॉजिट हो गया है बैंक में एक दिन में, अगर 15 लाख के ऊपर कैश आ चुका है, तो उस केस में तुमको एक्सेस कैश को करेंसी चेस्ट में डालना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड इन दैट केस बैंक जब करेंसी चेस्ट में भेजेगी पैसा, तो उसको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट, जो एडवाइस टाइप का होगा कि हाँ भैया उसको सामने से मिलेगा एडवाइस और एक्नॉलेजमेंट कि मिल गया पैसा। तो ये सब जो इंटीमेशन मैंने भेजा है, एडवाइस वगैरह, ये सब कॉन्करेंट ऑडिट में पता चला कि उसने इसको स्टोर नहीं किया, उसने इसको नहीं रखा है संभाल के। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं कि अपॉइंटेड स्टॉक ऑडिट फॉर द 5 ब्रांचेस ऑफ वेदर सिस्टर एसोसिएट्स आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज स्टेट ऑडिटर। मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि जो ऑलरेडी स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं वो स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते। तो सिस्टर एसोसिएट कैन नॉट एक्सेप्ट द एज इट वाज नॉट ऑफर्ड बाय द ऑडिट कमिटी एंड बैंक्स मैनेजमेंट। ये आंसर सही है लेकिन रीजन गलत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन एक्सेप्ट, तो कैन एक्सेप्ट तो गलत हो गया, आंसर ही गलत हो गया। सिस्टर एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, ये अगर फिर से गलत हो गया। कैन नॉट एक्सेप्ट सही है, एज द ऑडिट फर्म शुड नॉट अंडरटेक स्टेट ऑडिट असाइनमेंट व्हाइल दे आर एसोसिएटेड विद द इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट इन द बैंक ड्यूरिंग द सेम ईयर। डी वाला सही। 21.2 क्वेश्चन क्या बोलते हैं? वेदर द बैंक्स मैनेजमेंट इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट एंड फिक्स द रेम्युनरेशन ऑफ स्टेट ऑडिटर्स विदाउट कंसल्टिंग द ऑडिट कमिटी। मतलब कंसल्ट किए बिना ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड एज और मेंबर इन एजीएम, एजीएम में कंसल्ट किए बिना क्या तुम स्टेट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हो? क्या नहीं भैया, एजीएम में करते हो अपॉइंटमेंट, ऐसे ही पता है। तो कैन नॉट सही है। और फिक्स द रेम्युनरेशन ऑफ स्टेट ऑडिटर अनलेस द सेम इज पास बाय रिजोल्यूशन इन द एजीएम ऑफ द बैंक, ये सही लग रहा है मेरे को। बैंक कैन अपॉइंट गलत हो गया। Sister and associates were already appointed for stock audit by the audit committee, therefore only audit committee was authorized to appoint or fix। कुछ भी कुछ रीजन वाला बोल रहे अपने मन से। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट वर ऑलरेडी अपॉइंट फॉर स्टॉक ऑडिट, ये भी गलत ही बोल रहा होगा। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 21.3 में। यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर सीनियर टू वेरीफाई द हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट एट द कानपुर ब्रांच। क्या हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट जो हुआ है, जो हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट बैंक की पॉलिसी होगी कि इसके ऊपर अगर कैश डिपॉजिट आ रहा है 50,000 के ऊपर, तो उसको हम मानेंगे हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट, जो भी होगी पॉलिसी। तो व्हाट पैरामीटर्स डॉक्यूमेंट्स विल यू वेरीफाई एज द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द ब्रांच। तुम क्या क्या देखोगे हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट के लिए? तो कॉन्करेंट ऑडिटर हैज टू वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ कैश, द डिटेल्स ऑफ कैश रेमिटेंस टू करेंसी चेस्ट ओनली। मतलब ये बोल रहे कि जितना तुमने करेंसी चेस्ट में ट्रांसफर किया तुम उतना देख लो, बाकी सब ठीक है। You need to verify the KYC document of the customers and the reason for high value cash deposit in the account like nature of business or sale of property etc। ये बोल रहे केवाईसी डॉक्यूमेंट बस देख लो और रीजन पता कर लो क्यों हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट हाई इतना ज्यादा क्यों है।
नेचर ऑफ बिजनेस क्या था, प्रॉपर्टी बेची है क्या, वो सब वेरीफाई करो। बोल रहे केवाईसी डॉक्यूमेंट तो देखो ही देखो, इन विच द कैश इज डिपॉजिटेड, वेरीफाई द रीजन फॉर हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट, क्यों के रीजन भी देखो, लाइक नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रांजेक्शन एटसेट्रा। वेरीफाई करो डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन द कैश ऑफ द कस्टमर्स एंड एंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स ऑफ द करेंसी चेंज रेमिटेंस इज मेंटेन प्रॉपर्ली। तो ये सब चीजें देखना है तुमको, सिर्फ ये गिनी चुनी कंडीशन, ये ए और बी अधूरा है, अधूरा, सी में पूरा है पूरा। तो पूरा आंसर क्या होगा, सी होगा। एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर यू नीड टू वेरीफाई द रीजन ऑफ रेगुलर कैश डिपॉजिट इन द अकाउंट्स एंड द नेचर ऑफ डिस्क्रिपेंसी व्हेन फाउंड इन कैश डिपॉजिट बाय द कस्टमर। ये भी अधूरा हो गया। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ द डिस्क्रिपेंसीज ऑफ नॉट प्रिजर्विंग द इंटीमेशन ऑफ कैश रेमिटेंस टू करेंसी चेंज बाय कानपुर ब्रांच ऑफ बैंक शुड बी डेल्ट बाय द कॉन्करेंट ऑडिटर। जो कॉन्करेंट ऑडिटर क्या करेगा, वो सामने वाला जो मैनेजर वो ब्रांच है वो नहीं मेंटेन कर रही इंटीमेशंस को, यानी रिकॉर्ड इंटीमेशन जो है वो नहीं है उनके पास। तो उस केस में बता दूं, जैसे हम लोग कॉन्करेंट ऑडिट में जाते कभी भी, तो जनरली कभी भी इंटरनल ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट मैनेजमेंट से डिस्कशन किया जाता है पहले, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट नहीं दिया जाता। तो अगर इन केस तुमको ऑप्शन में दिया है कि पहले डिस्कशन होगा पहले मैनेजमेंट के साथ, और उनके साथ बातचीत करके समझ में आता है कि मामला ठीक है, हो जाएगा कवर, तो उस केस में तुमको रिपोर्टिंग करने की हो सकती जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि ऑडिटर शुड रिपोर्ट द मैटर एज अ मेजर इरेगुलरिटी। तो यहाँ पे भैया बात करके समझ में आ रहा है कि ये वाला भी ऑप्शन, ऑडिटर शुड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ ईमेल सेंड फॉर कैश रेमिटेंस विद द ब्रांच मैनेजर एंड चेक फॉर इट्स कंप्लायंस इन द नेक्स्ट ऑडिट पीरियड। तो जब बात करके बात सुलझ जाती है और वो मैनेजर मान लो ब्रांच एक्सेप्ट करती है कि हाँ ठीक है आगे से हम सही कर लेंगे, तो जनरली मेजर इरेगुलरिटी नहीं हो पाती है। और ऐसा कैश रेमिटेंस का इंटीमेशन का रिकॉर्ड बस मेंटेन ना होना इज नॉट अ मेजर इरेगुलरिटी इन इटसेल्फ। तो इसको पहले डिस्कस करना पड़ता है एंड देन अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है बाय द कॉन्करेंट ऑडिटर। तो 21 केस स्टडी अपनी हो गई है। कम टू केस स्टडी नंबर 22। तो कर्मा लिमिटेड का केस स्टडी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्टार्टेड इट बिजनेस इन 2 सेगमेंट, प्रिंटिंग एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है। ये ऐसा सीधा पूरी के केस स्टडी तुम लोग पढ़ोगे ना, एक बार केस स्टडी पूरी पढ़ लेना, उसके बाद वापस से पॉज करके केस स्टडी पूरी पढ़ लेना और उसके बाद चालू करना। पूरी केस स्टडी में कुछ नहीं बोला है, ड्यू डिलीजेंस हो रहा है। ड्यू डिलीजेंस करने, मान लो मैं ऑडिटर, मैं ड्यू रिव्यूअर हूँ, रिव्यूअर ड्यू डिलीजेंस करने गया हूँ, तो मैनेजमेंट हर चीज में कहानी कर रही है, हर चीज में च्यों चाय कर रही है, ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, प्रमोटर की डिटेल मांग रहे हो तो प्रमोटर क्यों चाहिए भैया, तुम अपना रिव्यू करना है और रिव्यू कंपनी के बारे में करो ना, प्रमोटर के बारे में क्यों देखना है तुमको, तुमको ये क्यों चाहिए, पास्ट ईयर का रिकॉर्ड क्यों चाहिए भैया, इस साल का करने हो तो इस साल का देखो, पिछले साल का क्यों मांग रहे हो। अरे तो ये ड्यू डिलीजेंस में तो सब चीजें देखा जाता है। ड्यू डिलीजेंस इज कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड फॉर दिस माइन्यूट थिंग्स लाइक पिछले साल का मत देखो, प्रमोटर की डिटेल मत देखो, भैया छोटी छोटी चीजें देखनी ड्यू डिलीजेंस में। ड्यू डिलीजेंस करते क्यों है, जनरली ड्यू डिलीजेंस किया जाता है कि मान लो मैं तुम्हारी कंपनी को एक्वायर करो, टेक ओवर करो, और मैं तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करो, तुमने मेरे को भाव बोला कि 10 रुपए पर शेयर, तो क्या मैं 10 रुपए तुमको दे दूंगा एक शेयर के पीछे, नहीं, तुम्हारा ड्यू डिलीजेंस करूंगा मैं, तुम्हारे हिसाब से 10 रुपए हो सकते हैं, मेरे हिसाब से 8 रुपए हो, 9 रुपए हो, तो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस किया जाएगा। देन प्राइवेट इक्विटी वगैरह पूरा वैल्यूएशन करती है एंड अकॉर्डिंगली देन फिर डील फाइनलाइज होती है। तो फर्स्ट ड्यू डिलीजेंस किया जाता है, तो उसमें तो मेरे को सब चीजें देखनी होगी ना। तो पूरे टाइम ये केस स्टडी में मैनेजमेंट बोल रही कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो हर जगह क्या होगा, मैनेजमेंट गलत होगी। एक्चुअली में ड्यू डिलीजेंस रिव्यूअर के पास बहुत ज्यादा स्कोप है, स्कोप ऑफ जो रिव्यू है, स्कोप ऑफ रिव्यू बहुत बड़ा होता है ड्यू डिलीजेंस में। तो in the light of the above mentioned fact, you are required to answer the following question. Management argued that the reviewer has no powers to assess the business feasibility. मैनेजमेंट बोल रही कि बिजनेस फिजिबिलिटी वगैरह क्यों देख रहे हो, तो भैया मैं ड्यू डिलिजेंस करने आया हूँ, तुम्हारा वैल्यू पर शेयर क्या आना चाहिए, तुम जितना कोट कर रहे हो उसके हिसाब से मैं भी तो देखूंगा कि तुम्हारा बिजनेस वायबल है, फिजिबल है, प्लान जो तुमने बनाया है दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिकेबल एंड इम्प्लीमेंटेबल। तो ये सब रिव्यूअर को मना कर रहा है, एज द कंपनी हैज बीन रनिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से हमारा अच्छा धंधा पानी चल रहा है, तो तुम क्यों बिजनेस फिजिबिलिटी देख रहे हो, कोई जरूरत नहीं बोल रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ कंटेंशन करेक्ट है क्या, नहीं गलत है। रिव्यूअर वाज करेक्ट एज द ड्यू डिलिजेंस कवर्स द असेसमेंट ऑफ बिजनेस फिजिबिलिटी एज वेल, मेरे को ये सही लग रहा है। Reviewer was correct as due diligence covers assessment of business feasibility as well as, however, as the company was doing the business for decades, it should not have been carried out by the reviewer। अच्छा तुम बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हो तो मैं क्या नहीं करूं, भले ही ये नॉर्मल प्रोसेस में आता है, लेकिन कई सालों से तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, तो मैं इस बार तुम्हारा फिजिबिलिटी टेस्ट नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये गलत हो जाएगा एंड मैनेजमेंट वाज करेक्ट, अगेन गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। The due diligence reviewer was given audited financial statement of the company for his financial review for the year ended 31st March 2021. However, reviewer asked for financial statement for the year ended 31st March 2020. पिछले साल का मांग रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, which was already audited by the state auditor of the company. तो मैनेजमेंट डिक्लाइन कर दी कि बोल रही कि पहले ऑलरेडी ऑडिट कर चुका है ऑडिटर, तो अब तुमको फिर से क्यों करना है, फिर से क्यों चेक करना है, भैया ऑलरेडी ऑडिटेड है ना,
तो मैनेजमेंट क्या करेक्ट है क्या? नहीं, अभी मैंने बताया पूरा पूरा तुम्हारे स्कोप में है, तुमको देखना है तो देख सकते हो। रिव्यूअर कैन आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स इवन फॉर द पीरियड फॉर विच द ऑडिट इज कंप्लीटेड, यस ये सही लग रहा है। Reviewer can ask for financial statement for the period for which audit is completed, but he cannot give any statement on them. He can collect the same for his documentation purpose only as per the requirement of auditing standard. भैया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वगैरह कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे, ड्यू डिलिजेंस किया जा रहा है, तुमको ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है, ना तुमको ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लूंगा। नहीं, तुम पुराना पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ, प्रॉपर्ली रिव्यू करो, चेक करो, सब चीजें जो तुमको लग रही है वो सही है। तुमको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं। एंड रिव्यूअर हैज नो राइट टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड अदर देन द पीरियड अंडर रिव्यू। ये बोल रहा है कोई राइट नहीं तुम्हारे को पिछले साल का उठा के देखने का, तो अगेन ये गलत है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। रिव्यूअर और ड्यू डिलिजेंस रिव्यूड द कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू वेरियस लिटिगेशन। अब मैं लिटिगेशन डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, भैया इनकम टैक्स का लिटिगेशन चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि भैया इनकम टैक्स का लिटिगेशन तुम्हारे ऊपर कितनी लायबिलिटी आ सकती है, ये आ सकती है क्या? तो going on including those related to matter of taxation also ask the documents related to this matter है, ये इससे related document मांगा मैंने। further he also suggested that the decision taken by the company in some matter was not correct। ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि decision जो कंपनी ने लिया है, प्रोविजन बनाया है, एक्चुअल में प्रोविजन नहीं लाइबिलिटी क्रिएट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई कोर्ट ने सुनाया हुआ ये केस कंपनी के अगेंस्ट में। अगर कंपनी के अगेंस्ट में ऑलरेडी ऐसे केस लॉज है तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी कंपनी को लाइबिलिटी बना लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कंपनी के फेवर में नहीं आने वाला है केस का डिसीजन फाइनली, तो कंपनी को लाइबिलिटी बनानी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो ये मैं बता सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो सजेस्ट दैट द डिसीजन टेकन बाय द कंपनी सब मैटर वाज नॉट करेक्ट। क्या गलत है इसमें? तो रिव्यूअर नीड्स टू हैव इंडिपेंडेंट असेसमेंट। हाँ, इंडिपेंडेंटली असेस करूंगा मैं कि जो इनकम टैक्स का असेसमेंट जो ऑलरेडी एंटिटी ने किया उसका नहीं देखूंगा मैं अपना असेस करूंगा कि भैया ये जो केस है, क्या ये केस कहीं और हाई कोर्ट वगैरह में दिख रहा है मेरे को, उसकी क्या सुनवाई हुई है, उसका डिसीजन किसके फेवर में गया था। मैं अपना इंडिपेंडेंट असेसमेंट करूंगा कि क्या कंपनी को लाइबिलिटी बनाना चाहिए, प्रोविजन बनाना चाहिए, कंटीजेंट लाइबिलिटी में दिखाना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए मैं अपना इंडिपेंडेंट असेसमेंट करूंगा ऑफ लीगल टैक्स केसेस एंड एनी आउटकम नीड्स टू बी डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट। यस सही लग रहा है मेरे को। तो देन द कंपनी शुड नॉट हैव प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंट्स। कंपनी को डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं। Reviewer can study the tax consultation document but cannot give his opinion on the company already took his opinion from professional consultant से already हमने opinion लिया था expert से, तो तुम अपना opinion क्यों देते हो? भैया हम अपना suggestion तो देंगे ना, professional consultant ने दिया तो दिया, हो सकता है वो गलत हो, हम तो सही हो सकते हैं। हमने proper due diligence करना है, हमको सारी चीजें देखनी है, हमको hidden liability देखना होता है। तुमको याद आ रहा होगा due diligence का चैप्टर में overstated assets and hidden liability, तो hidden liability में आ सकता है ना ये चीज, ये पॉइंट hidden liability क्या है, तो उस केस में मेरे को तो प्रॉपर्ली देना पड़ेगा, सजेशन भी देना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी, तो गलत है ऑप्शन नंबर सी। एंड टैक्स एंड लीगल मैटर आर नॉट अ पार्ट ऑफ रिव्यू और ड्यू डिलिजेंस रेवेंस। ये बोल रहा है ड्यू डिलिजेंस में टैक्स ड्यू डिलिजेंस वगैरह नहीं होते, तो भैया जाके देखना है, सीधा सीधा दिया हुआ एक्सपेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ड्यू डिलिजेंस में साफ साफ लिखा हुआ है टैक्स ड्यू डिलिजेंस भी होता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट में रिफ्यूज टू शेयर द डिटेल्स ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर की डिटेल मांग रहा हूं मैं, तो तुम लोगों ने देखा होगा एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर जब मैं देखता हूँ सारी चीजें, तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री देखता हूँ, बिजनेस का पास क्या है, बिजनेस की हिस्ट्री के बाद मैं प्रमोटर की डिटेल देखता हूँ, तो बिल्कुल मैं मांग सकता हूँ। मैनेजमेंट मेरे को रिफ्यूज कर रहा है तो गलत कर रहा है। सिंस द कंपनी ऑलरेडी वेंट थ्रू ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक ऑडिट इन द प्रीवियस ईयर, द मैनेजमेंट में रिफ्यूज, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है, गलत है भैया, मैनेजमेंट में रिफ्यूज यानी गलत ऑप्शन है। एज द बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर हैज नो बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी, द रिव्यूअर शुड नॉट आस्क फॉर द डिटेल। रिव्यूअर को आस्क नहीं करना चाहिए बोल रहे हैं। सिंस द कंपनी वेंट थ्रू प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट इन पास्ट, सेट अप न्यू प्रोसेस इंटरनल कंट्रोल, रिव्यूअर शुड नॉट इन्वेस्टिगेट अगेन। मना कर रहे हैं हर जगह से भैया, क्यों? कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट, ये सही है। पागल टाइप कुछ भी, बस मैनेजमेंट हर चीज में मना कर रही है। नेक्स्ट केस स्टडी में आ जाओ, केस स्टडी नंबर 23। Mr. I was appointed as statutory auditor of Messrs. New Limited and Messrs. Old Limited. Both the companies were having their base in Chennai. They had recently listed their shares on the stock exchange. For the financial year 21-22, Mr. I had signed the limited review. तो ये लिमिटेड रिव्यू वाला LODR का कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ फटाक से, क्विकली देखना, ध्यान देना फटाक से देखो क्या बोलते हैं। अगर तुमने Q1 का लिमिटेड रिव्यू साइन किया है, Q1 का लिमिटेड रिव्यू साइन किया है, और अगर मान लो तुम Q2 में विद इन 45 डेज ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, रिजाइन, अगर मैं रिजाइन कर रहा हूं इन दैट पर्टिकुलर केस विद इन 45 डेज में कर रहा हूं, तो मेरे को इस साल इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का Q1 का लिमिटेड रिव्यू साइन करना पड़ेगा। Q2 में अगर मैं 45 डेज के बाद करता हूं तो मेरे को Q1 का भी लिमिटेड रिव्यू साइन करना पड़ेगा एंड Q2 का भी लिमिटेड रिव्यू साइन करना पड़ेगा। और मजे की बात सुन लो, Q3 के बाद अगर तुमने ऑलरेडी Q1 Q2 Q3 तीनों का क्वालिटी रिव्यू साइन कर दिया है, क्वालिटी रिव्यू साइन कर दिया है, क्वालिटी रिव्यू बोलते सॉरी, लिमिटेड रिव्यू का Q1 का भी, Q2 का भी और Q3 का साइन कर चुका है, तो Q4 में तुम कभी भी करो विद इन 45 डेज करो या मोर देन 45 डेज करो, डजंट मैटर, तुमको Q4 का भी लिमिटेड रिव्यू एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रिपोर्ट करना पड़ेगा साइन।
क्योंकि तुमने पिछले तीनों साल का किया तो तुमको पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्लस क्वार्टर 4 का भी लिमिटेड रिव्यू देना पड़ेगा और पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा अगर तुमने Q1 Q2 Q3 का लिमिटेड रिव्यू दिया है, साइन किया है तो ये एक प्रोविजन हो गया। लेकिन ये प्रोविजन के लिए नॉन एप्लीकेबिलिटी है कि ये प्रोविजन नहीं लगता है, एलओडीआर में दिया हुआ है। अगर ऑडिटर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में डिस्क्वालीफाई हो रहा है, अगर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो रहा है और इन दैट पर्टिकुलर केस ऑडिटर वेकेट कर रहा है, मान लो बीच कहीं में, तो ये पूरा प्रोविजन नहीं लगता है ऑडिटर को। हो सकता है पिछले बार का लिमिटेड रिव्यू साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इस बार के क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू साइन करने की पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं पहले केस में कि दो कंपनी के हम ऑडिटर थे, एक न्यू लिमिटेड हो गया और एक ओल्ड लिमिटेड। तो मिस्टर आई ने साइन किया लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर ईच क्वार्टर टिल द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर। मतलब मैंने तीनों क्वार्टर का साइन कर चुका है, तीनों क्वार्टर का साइन कर चुका है फॉर बोथ द कंपनीज। मतलब बोथ द कंपनीज का मैंने तीनों क्वार्टर साइन कर दिया। अब बोलेगा कि अगर मैं बाद में रिजाइन करूं कि एक कंपनी में, तो मेरे को क्वार्टर 4 का भी लिमिटेड रिव्यू देना पड़ेगा और पूरे साल भर का ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। ओइंग टू हिज पर्सनल कमिटमेंट इंक्रीज वर्क प्रेशर बढ़ गया था, तो उसने रिजाइन कर दिया न्यू लिमिटेड से 30 जनवरी को। 30 जनवरी दैट इज क्वार्टर 4 में रेजिग्नेशन डाला है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि फाइनेंशियल 21-22 का पूरा पूरा ऑडिट रिपोर्ट इशू करना और रिमेनिंग क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू करना मैनेजमेंट बोल रही कि तुम ही करोगे, मैनेजमेंट बोल रही तुम ही करोगे, और कंपनी ऑडिटर बोल रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। तो अल्टीमेटली इशू सेटल हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है न्यू लिमिटेड के केस में राइट क्या ऑडिटर या क्या मैनेजमेंट राइट है इन आस्किंग द ऑडिटर टू ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के लिए फॉर द लास्ट क्वार्टर एंड द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए पूरा पूरा करना क्या मैनेजमेंट राइट है। हाँ, अभी तो अपन ने देखा अगर Q1 Q2 Q3 का तुमने लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट पूरा पूरा साइन कर दिया है, सॉरी लिमिटेड रिव्यू साइन कर दिया, तो तुमको Q4 का भी लिमिटेड रिव्यू भी देना पड़ेगा और पूरे साल भर का ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट सही है, नो गलत हो जाएगा आंसर में। मैनेजमेंट सही है, यस इफ द ऑडिटर रिजाइंस विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इज ऑब्लिगेटेड। तो ये वाला ऑप्शन सही है यस, लेकिन रीजन गलत है। 45 डेज वाला यहाँ नहीं लगेगा। 45 डेज वाला लगता अगर Q2 Q3 में रिजाइन करता तो, Q2 Q3 में रिजाइन करता तो यहाँ पे Q3 तक उसने लिमिटेड रिव्यू ऑलरेडी कर चुका है, तो Q4 में वो 45 डेज के अंदर करे या 45 डेज के बाद करे, उसको Q4 का लिमिटेड रिव्यू देना ही पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। नो, अगेन गलत हो गया आंसर। तो आंसर क्या होगा, डी की रिस्पॉन्सिबल टू इशू ऑडिट रिपोर्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर एज वेल एज फाइनेंशियल 21-22 सिंस ही वाज द वन हु had issued the same for the first 3 quarter. He is also obligated to issue audit report for the financial year as a whole if he resigns during the last quarter. और दूसरे केस में बोल रहा है कि सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के बताओ रिसेंट सर्कुलर ऑन रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फ्रॉम लिस्टेड कंपनी के केस में क्या ओल्ड लिमिटेड राइट है इन आस्किंग द मिस्टर आई दैट इज ऑडिटर टू इश्यू द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द लॉस्ट क्वार्टर। तो जो ओल्ड लिमिटेड है ना, ओल्ड लिमिटेड केस में क्या हो गया, ओल्ड लिमिटेड के केस में रेजिग्नेशन नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गया अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। तो मिसेस वाइफ ने ना बोरो कर लिया था 5-6 लाख रुपए, और तुमको पता होगा सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में 5 लाख के ऊपर डेट इंडेटनेस अलाउड नहीं है बाय द ऑडिटर और बाय हिज एनी ऑफ हिज रिलेटिव और बाय एनी ऑफ हिज पार्टनर इन द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पे डिटेल मतलब यहाँ पे वो इंडेटनेस हो गया, वो नहीं हुआ, लेकिन उसकी वाइफ हो गई जो कि रिलेटिव में कवर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट, एंड देयरफॉर ही हैज टू वेकेट द ऑफिस बिकॉज़ ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस रेजिग्नेशन के केस में तुम्हारा जो सर्कुलर है वो अप्लाई नहीं होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो रिजाइन करते हैं इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी उसमें ही अप्लाई होता है। ये तो 141 सब सेक्शन 3 के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो गया एज एन ऑडिटर। तो यहाँ पे वंस अगेन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट द सेम। मैं ऑडिटर बोल रहे कि वो इशू नहीं करने वाला ऑडिट रिपोर्ट, और मैनेजमेंट बोल रही कि हम नहीं जानते, तुमको करना ही पड़ेगा। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में कौन सही है, इस पर्टिकुलर केस में मैनेजमेंट गलत है, ऑडिटर सही है। तो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द सेम, क्या मैनेजमेंट गलत है, क्या मैनेजमेंट नो, ये सही है, सिंस ही इज डिस्क्वालिफाइड द प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट आंसर। 23.3 देख लो, which among the names should be suitable to the newly started network firm in accordance with the provision of chartered accountant act and regulation। तो तुमको पता होगा कि नेटवर्क फर्म के लिए क्या नाम सही रहता है, ये एंड कंपनी एंड एसोसिएट तो फर्म नेम के लिए होता है भैया, फर्म नेम के लिए। तो अगर तुम लोग सीए बन जाओगे ना, इसके बाद जब प्रैक्टिस वगैरह चालू करोगे तो तुमको फॉर्म भरना पड़ता है फर्म नेम अप्रूवल के लिए। तो फर्म नेम अप्रूवल आएगा, जैसे यश चांडक एंड कंपनी ले सकते हो, या फिर यश चांडक एंड कंपनी अलग है और यश चांडक एंड को अलग है, एंड कंपनी अलग है, एंड को अलग है, एंड एसोसिएट्स अलग है, समझ लो। तो ये सब फर्म नेम के लिए होता है। अगर फर्म नेम है तो उसका नेटवर्क नेम नहीं आता है। ये नेटवर्क नेम ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे नेटवर्क गाइडलाइन की रेगुलेशन में दिया हुआ है कि एंड अफिलिएट्स यूज कर सकते हो तुम, एंड कंपनी एंड एसोसिएट यूज नहीं कर सकते हो। एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। And lastly, within which date should the registration of RC or trust should be done and what is the form in which tax audit report for the same should be submitted। तो तुमको ट्रस्ट का पता है क्या, ट्रस्ट का केस में तुमको रजिस्ट्रेशन कब तक करा लेना पड़ता है और किस फॉर्म नंबर में तुम्हारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाती है। तो मैं तुमको फटाक से एक बार क्विकली बता देता हूँ। देखो ये सेक्शन 12 में क्या दिया हुआ है, कंडीशन एज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट एग्जाम्पशन है इनकम टैक्स में अवेलेबल अंडर सेक्शन 11 और 12। तुमने डीटी पढ़ा होगा तो 11-12 में बहुत सारी एग्जाम्पशन मिलती है, वो तुमको अवेलेबल होगी अगर
तुम रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन दे देते हो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट एंड वेयर द टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 11-12 अगर एक्सीड करती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तो उस केस में तुमको अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और कौन से फॉर्म नंबर में ऑडिट होगा? तुम्हारा फॉर्म नंबर 10B। तो फॉर्म नंबर 10B में तुम्हारा ऑडिट होने वाला है। तो फॉर्म नंबर 3C या 3CD तो गलत हो जाएगा, 3C या 3CD तो गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचा ऑप्शन टैक्स नंबर फॉर्म 10B और 10B। तो ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो रजिस्ट्रेशन कब करना है अपन ने देखा, फ्रॉम द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट कब क्रिएट हुई थी? विच वाज स्टार्टेड ऑन 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2021 में हुआ था, मतलब हमको 31 दिसंबर 2022 तक कर लेनी है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 31 दिसंबर 2020, 31 बिफोर 31 दिसंबर तुमको रजिस्ट्रेशन के लिए करवा देनी है। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाएगी तुम्हारी फॉर्म नंबर 10B में। तो ऑप्शन नंबर सही होगा तुम्हारा, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी तुम्हारा सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, केस स्टडी नंबर 24। हाँ, तो केस स्टडी नंबर 24 में देखो, केस स्टडी नंबर 24 के सबसे पहले मैं बोलते कि ऑडिट के लिए हमको अपॉइंट किया गया एज एन ऑडिटर। और ऑडिटर एज एन ऑडिटर हमने क्या रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट को कि अगर ये जो फाइनेंशियल ईयर है मान लो 22-23, तो हमको पिछले साल का भी फाइनेंशियल ईयर का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा दो, और इस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जब हम अपॉइंट हुए उस तक जो ट्रांजेक्शन हुए वो डिटेल भी दो। मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो ये 22-2023 है, तो यहाँ का भी डेटा मांग रहे हैं हम और इसके पिछले साल का भी डेटा मांग रहे हैं। हम यहाँ पे अपॉइंट हुए एज एन ऑडिटर मान लो, तो हम यहाँ तक का भी डेटा मांग रहे हैं और यहाँ का भी डेटा मांग रहे हैं, दोनों टाइम का डेटा प्लस ये डेटा तो है ही है। तो मैनेजमेंट बोल रही है कि तुमको सिर्फ ये वाला डेटा मिलेगा, ये तो पिछले साल का ऑलरेडी ऑडिटेड है डेटा, तो वो तुमको देंगे नहीं हम। और इस साल का ऑडिट तुमको करना नहीं है, तुमको पिछले साल का ऑडिट करना है, तो तुमको इस साल के डेटा की भी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत पहले देख चुके हैं और कर चुके हैं, जो कि मैं बता दूं क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे हो जाते हैं दोनों ही तुम्हारे स्कोप में है। दैट इज प्रीवियस ईयर डेटा भी तुम ले सकते हो और इस साल का ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर द प्रीवियस ईयर एंड टिल द डेट ऑफ मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह जो देखते हैं ऐसे 560 के अंदर एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उस केस में तुमको बाकी के बाद के ट्रांजेक्शन आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर क्या होगा कि व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द सिचुएशन? मैनेजमेंट वाज राइट, नो मैनेजमेंट वाज रॉन्ग। ऑडिटर हैव द राइट टू आस्क फॉर द डिटेल ऑफ द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, नॉट द डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन टिल 15th में ऑफ करंट ईयर। तो बोल रहे प्रीवियस ईयर तो ठीक है लेकिन करंट ईयर का डेटा नहीं मांगना चाहिए था, गलत हो जाएगा। बोथ द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट हैव द राइट टू आस्क बोथ द डिटेल एंड राइट टू नॉट प्रोवाइड बोथ द डिटेल। बोल रहे ऑडिटर भी सही है मैनेजमेंट भी सही है, दोनों ही सही है, वाह। एंड द ऑडिटर्स हैव द राइट टू आस्क बोथ द डिटेल, ये सही होगा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर होगा डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुए थे वही सेम टैक्स ऑडिटर भी हमको अपॉइंट कर दिया। कंपनी ने हमको स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो अपॉइंट किया ही था, अब बाद में हमको टैक्स ऑडिटर भी अपॉइंट कर दिया। और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट हमने बिना देखे फटाफट ऑडिट भी एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे भी जब क्वेश्चन में बोला था कि देयर फर्स्ट असाइनमेंट वाज टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ मेजर सीडी क्रैकर लिमिटेड सिंस इट वाज देयर फर्स्ट ऑडिट, द पार्टनर्स इमीडिएटली एक्सेप्टेड द वर्क विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रेलेवेंट प्रोसीजर। जो हमको प्रोसीजर परफॉर्म करनी थी हमने कुछ नहीं की, हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया ऑडिट वर्क को। भैया नहीं कर सकते हो, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 में गिल्टी हो जाओगे इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर। प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना चाहिए था। इसलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछते तुमको कि मिस्टर आईएम एंड कंपनी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर वायलेटिंग एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, then yes, as per clause 8 of part 1 of first schedule, as per clause 8 of part 1 of first schedule। फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर क्या हुआ कि एक मैं तो पार्टनर था अपने फर्म में, एक हायरिंग कंपनी थी, हायरिंग कंपनी का कॉल आया। तुमको भी जब सीए बन जाओगे तो तुमको मोस्टली कंसल्टेंसी एजेंसी वगैरह से कॉल आएगा, तुमको बोलेगा कि यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे एक कंपनी में वैकेंसी है, अगर तुम लगते हो तो लग जाते हो। और उस केस में क्या होता है, हायरिंग एजेंसी जो होती है वो तुमको जॉब में लगाने का तुम्हारे से तुम्हारा जो पैसा रहता है कुछ कुछ पैसा लेती है, 10-15% ऑफ फर्स्ट मंथ सैलरी, या यहाँ पे केस में दिया 0.2% ऑफ द सीटीसी, वो कंपनी से लेती, कंपनी से। तुमसे मांगती क्या? नहीं। तो अगर तुमसे मांगी और तुमने दिया, तुम एक्सेप्ट कर ली अगर कि हाँ चलो ठीक है तुम्हें यहाँ पे जॉब लगा दो और मैं तुमको पैसा दे दूंगा जितना लगेगा, 0.2% ऑफ द सीटीसी ऑफर्ड का पैसा मैं तुमको देने के लिए रेडी हूँ। कंसल्टेंसी एजेंसी हायर जो कर रही है उसको मैं 0.2% ऑफ द सीटीसी ऑफर्ड कर रहा हूँ। उस केस में गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर तुम पे करने के लिए रेडी हो रहे हो अंडर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल टू पार्ट 2 सॉरी क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, मतलब शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में क्लॉज 1 में गिल्टी हो जाओगे। और अगर तुम रिसीव करने के लिए करते हो, अगर रिसीव करने के लिए कोई अरेंजमेंट में एंटर करते हो तो सेम शेड्यूल 1 पार्ट 2 के क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाते हो। तो पे करने के लिए यहाँ पे एंटर हो गया हूं मैं यहाँ पे, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे जीपीएम हो जाऊंगा मैं अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट
2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये सही है बिल्कुल। एंड देन मिस्टर एम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज सो अंडर व्हाट क्लॉज। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं पार्टनर था, मैंने फर्म छोड़ दिया, फर्म छोड़ने के बाद मैं दूसरी जगह कंपनी में जॉब करने चले गया, और जॉब करने में 0.2% ऑफ द सीटीसी ऑफर जो मैंने पे किया ना, तो मेरा जो दूसरा पार्टनर था वो बहुत जल कुकड़ा था, बहुत ज्यादा जल गया वो एकदम, कि इतनी बढ़िया जॉब लगी इसकी और मैं अभी भी सीए फर्म में घिस रहा हूँ, अभी भी मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होकर सीधा सीधा गया और मेरी कंप्लेंट कर दिया आईसीआई में। आईसीआई में कंप्लेंट कर दिया कि ये सीटीसी का ऑफर किया 0.2% ऑफ द सीटीसी, जाओ इसको कटघरे में लो। तो मैं भी गुस्सा हो गया, अब मेरे को भाई मेरी कंप्लेंट कर दिया, अब मैं बताता हूँ इसको मैंने क्या किया। मैंने रिवेंज लेने के लिए, मैंने एक्शन, मैंने वापस से बदला लेने के लिए सूटेबल रीजन क्या कंप्लेंट फाइल करूं ये सोचते हुए मैंने क्या किया, मैंने कंप्लेंट कर दी कि मिस्टर एम was engaged as a registration authority for obtaining digital signature for his client। मैंने कंप्लेंट कर दिया कि भैया रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के रूप में एक्ट कर रहे हैं वो फॉर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर्स इन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट फॉर हिज क्लाइंट। तो क्या ये अलाउड है, क्या ये अगर अलाउड है, अगर अलाउड नहीं है तो फिर मेरी कंप्लेंट वैलिड है, लेकिन अगर ये ऑलरेडी अलाउड है तो मेरी कंप्लेंट तो खारिज कर दी जाएगी। तो ये बता दूं, मैं एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड और कमेटी के जो डिक्लेरेशन है वहां पे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वीडियो में जाके देख सकते हो कि भैया ये अलाउड है, ये अलाउड होता है। एंड देयरफॉर तुम कुछ भी कारण से गलती यानी कुछ भी कंप्लेंट करोगे तो तुम्हारी कंप्लेंट सस्टेन नहीं होगी और तुम्हारी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड देयरफॉर यहाँ पे मिस्टर एम इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यहाँ पे अपना होता है सारे केस स्टडी 21, 22, 23, 24 खत्म। अब मैं तुमको जो बोल रहा था कि इंश्योरेंस एक्ट का केस स्टडी नंबर 4 में जो क्वेश्चन था, एक फोर्थ क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन था, जहां पे बोला था सेक्शन 64 वीए के हिसाब से बताओ क्या सॉल्वेंसी मार्जिन की क्राइटेरिया मैट हुई है क्या। तो मैं बता दूं वहां पे गलती क्या हुई थी, वहां पे एज पर सेक्शन 64 वीए ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के तहत सॉल्वेंसी मार्जिन पूछा था तुमको निकालने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया था, सॉल्वेंसी मार्जिन के बदले सॉल्वेंसी रेशियो का कंसेप्ट का लगा दिया था। एक्चुअली में देखो क्या होता है, सॉल्वेंसी मार्जिन जो होती है तुम्हारी, सॉल्वेंसी मार्जिन एज पर सेक्शन 64 वीए, और यही यही तुमको इंपॉर्टेंट याद रखना है फॉर योर एग्जाम पर्पस। इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो अदर देन एग्जाम पर्पस होगा, जो प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट के मटेरियल में गलत दिया है और गलत पढ़ाया भी जाता है। सेक्शन एज पर सेक्शन 64 वीए ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, ये जो पुराना एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट 1938, उसके सेक्शन 64 वीए में दिया हुआ सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होती है, सॉल्वेंसी मार्जिन होती है एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी बोले तो सॉल्वेंसी मार्जिन, लेकिन ये सॉल्वेंसी मार्जिन कितनी होनी चाहिए भैया, मोर देन 50% ऑफ सेक्शन 6 का पेड अप शेयर कैपिटल। जो पेड अप शेयर कैपिटल है एज पर सेक्शन 6, उसका 50% निकालो और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 50% ऑफ व्हाट आएगा यहाँ पे, सेक्शन 6 में दिया 50%, सेक्शन 6 में दिया पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तुम्हारा 100 सीआर होना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 50% ऑफ 100 करोड़ मतलब 50 सीआर से ज्यादा आना चाहिए। तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम में अगर बोलेगा कि सॉल्वेंसी मार्जिन पूछता है तो सॉल्वेंसी मार्जिन निकालना, एंड दैट शुड बी मोर देन 50 करोड़। ये मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए। ये एक एमसीक्यू अलग से भी है कि जहां पे तुमको बोले निकालने और सॉल्वेंसी मार्जिन कितनी होनी चाहिए नॉर्मली, तो मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है भैया 50% ऑफ द सेक्शन 6 पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरी बात एक और चीज होती है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो के लिए तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारे मटेरियल में तो यही दिया हुआ है, स्टडीमेट में तो यही दिया है, इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम मैंने कुछ बता रहा हूँ कि सॉल्वेंसी मार्जिन ही तुमको सॉल्वेंसी रेशियो मान के चल लेना, क्योंकि सॉल्वेंसी मार्जिन का ही डेफिनेशन तुमको बोल दिया एसेट माइनस लायबिलिटी। लेकिन एक्चुअली में सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, एक्चुअल सॉल्वेंसी मार्जिन डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। एक्चुअल, अब यहाँ पे तुमको वो पूरा सॉल्वेंसी मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं बता देता हूँ एक बार, देखो ये पूरा आईआईडीए की रेगुलेशन है, आईआईडीए की पूरी रेगुलेशन है, जहाँ पे फॉर्म आईआईडीए एसेट्स डबल ए आईआईडीए के रेगुलेशन में दिया है सॉल्वेंसी रेशियो के लिए, और सॉल्वेंसी मार्जिन के लिए कहा दिया है आईआईडीए की नहीं, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 64 वीए में। सॉल्वेंसी मार्जिन की रिक्वायरमेंट सेक्शन 64 वीए में इंश्योरेंस एक्ट में है, और आईआईडीए के रेगुलेशन गाइडलाइन में दिया हुआ है कि तुमको सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करनी है 150%, और सॉल्वेंसी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 6। जो सेक्शन 6 का पेड अप कैपिटल है इट इज 100 करोड़, उसका 50% दैट इज 50 करोड़ के ऊपर तुमको सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करनी है एज पर इंश्योरेंस एक्ट। आईआईडीए में बोले कि 150% तुमको सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना है, और सॉल्वेंसी रेशियो के लिए तुमको एसेट निकालने पड़ते हैं ऐसे फॉर्म डबल ए के हिसाब से, फॉर्म एचजी के हिसाब से लायबिलिटी निकालनी पड़ती है, पूरा पूरा दिया हुआ है यहाँ पे कैसे कैसे निकालना है तुमको। एंड अल्टीमेटली देखो यहाँ पे आके देखो क्या बोलता है कि तुम्हारा जो ये रहा रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होती है, रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन शेल बी द हायर ऑफ द अमाउंट ऑफ आरएसएम 1 एंड आरएसएम 2। तो यहाँ पे आरएसएम 1 और आरएसएम 2 निकाला जाता है ग्रॉस प्रीमियम, नेट प्रीमियम और क्लेम में माइनस करने के बाद, एसेट माइनस लायबिलिटी करने के बाद। और रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन जो 1 और 2 उसका दोनों विचएवर इज हायर के बाद यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो निकाला जाता है विच इज व्हाट, एएसएम डिवाइडेड बाय आरएसएम। एएसएम इज व्हाट, एक्चुअल सॉल्वेंसी मार्जिन डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन, एक्चुअल सॉल्वेंसी मार्जिन डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। तो मैं अगर मैं बोलूं
तुम्हारा ये जो है एक्चुअल सॉल्वेंसी मार्जिन डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन, ये तुमको बोला गया है कि 150% तुमको मेंटेन करना है। ये तुमको बोला गया है, देखो यहाँ पे कि 150% तुमको मेंटेन करना है। इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सॉल्वेंसी रेशियो, रेशियो बोला रेशियो, लेकिन रेशियो में डिफाइन क्या किया है, एक्सेस ऑफ एसेट और लायबिलिटी। ये गलत कर दिया इंस्टीट्यूट ने, ये गलत कर दिया। ये काहे की डेफिनेशन है, ये तुम्हारे सॉल्वेंसी मार्जिन की डेफिनेशन है, ना कि सॉल्वेंसी रेशियो की। तो सॉल्वेंसी रेशियो 150% बोलता है और सॉल्वेंसी मार्जिन एज पर इंश्योरेंस एक्ट 50% बोलता है करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है की बात। सॉल्वेंसी रेशियो 15 शब्द वर्डिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर इन केस एमसीक्यू आता है जहां पे सॉल्वेंसी रेशियो पूछता है और 50% ऑप्शन नहीं है, तो 150% ही होगा आंसर। और 50% और 150% दोनों है, तो कोशिश करना 150% सिलेक्ट करने का। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होनी चाहिए, तो 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है वो, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन 6 वाला पेड अप शेयर कैपिटल, वो अलग हो जाती है रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी। और ये जो रिक्वायरमेंट है 150%, जिसको हम क्या बोलते हैं 1.5 टाइम्स होना चाहिए। दैट इज मेरा सॉल्वेंसी रेशियो जो है ना, एएसएम डिवाइडेड बाय आरएसएम। एक्चुअल में क्या मेरी सॉल्वेंसी मार्जिन है और मेरी रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन कितनी है, इसका मेरा रेशियो आना चाहिए 1.5 टाइम्स आना चाहिए। तो अब मेन कंसेप्ट में आ जाओ, ये जो तुमको मैंने बताया ये बहुत बहुत काम आएगा अभी। तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, सॉल्वेंसी मार्जिन का जो तुम्हारा एसएम में भी कॉन्सेप्ट दिया कि सेक्शन 64 वीए बोलता है कि 50% से ज्यादा रखनी तुमको फॉर ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनिमम कैपिटल एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 6। और सेक्शन 6 में मिनिमम कैपिटल कितना मैंने बताया, 100 करोड़, उसका 50% मतलब 50 करोड़। इससे ज्यादा तुमको रखनी एज पर सेक्शन 64 वीए। रेगुलेशन रूल्स में और दिया हुआ है, इंश्योरेंस रूल्स में दिया हुआ है कि तुमको ये अमाउंट और रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन का 100%, रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन का 100% विचएवर इज हायर मेंटेन करना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन का 100% विचएवर इज हायर, मतलब कि जनरली तुम्हारा कितना तुमको रखना है रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन, ये तुमको याद करने के नहीं, ये वाला चीज याद नहीं करनी है, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा प्रैक्टिकली यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। यहाँ पे बोलता है कि इफ एट एनी टाइम एक कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी होती है, ये जो है ना, ये ही तुम्हारी कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी होती है। क्या होती है कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी, देखो एएसएम डिवाइडेड बाय आरएसएम, मैंने बताया सॉल्वेंसी रेशियो कितना होना चाहिए मेरा 1.5 टाइम। और मेरा बता दूं कि सॉल्वेंसी मार्जिन जो होनी चाहिए वो कम से कम मेरी कितनी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन दैट इज 100% ऑफ आरएसएम होनी चाहिए। दैट इज मैं कुल मिला के बोल सकता हूँ कि क्या मेरी वन टाइम, दैट इज ये 1.5 का रेशियो 1 गुना एक टाइम तो होना चाहिए, एक गुना एक टाइम होना चाहिए, 1.5 टाइम नहीं लेकिन 1 गुना। तो यहाँ पे बोलता है कि इफ एट एनी टाइम इंश्योरर या रीइंश्योरर डज नॉट मेंटेन रिक्वायर्ड कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन, ही इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फाइनेंशियल प्लान टू द अथॉरिटी इंडिकेटिंग एक्शन प्लान टू करेक्ट द डेफिशिएंसी। तो ये जो कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी है ना, कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी ये नहीं है, सॉरी सॉरी मैंने ये बता दिया, ये नहीं होती कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी। क्या होती है तुम्हारी, ये जो कंट्रोल रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो जो मैंने बताया ना, एएसएम डिवाइडेड बाय आरएसएम, ये तुम्हारी होती है कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी। कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी क्या होती है मैंने बताया, जो एएसएम डिवाइडेड बाय आरएसएम तुम करोगे, एएसएम डिवाइडेड बाय आरएसएम, ये तुम्हारी होती है कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी विच इज 1.5 टाइम्स होना चाहिए, दैट इज 150%, जो अपन ऊपर में देखे एसएम में भी दिया हुआ है। लेकिन बस डिफाइन करते टाइम उसने गलत कर दिया, डिफाइन करते टाइम उसने सॉल्वेंसी रेशियो की जगह सॉल्वेंसी मार्जिन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसलिए एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ सॉल्वेंसी मार्जिन इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि 1.5 टाइम्स तुम्हारी कम से कम होनी चाहिए, वहां पे दिया हुआ है सॉल्वेंसी रेशियो। और यहाँ पे बोलते हैं कि मिनिमम में कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी है, जो कि यही है तुम्हारी 1.5 टाइम। अगर इससे कम हो गई तो तुमको तुमको प्लान तुमको एक प्लान देना पड़ेगा, तुमको एक प्लान देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लान टू द अथॉरिटी इंडिकेटिंग एक्शन प्लान टू करेक्ट द डेफिशिएंसी। तुमको डेफिशिएंसी करेक्ट कर कैसे कैसे करोगे ये तुमको बताना पड़ेगा। और सेक्शन 64 वीए 2 के अंदर दिया हुआ है कि अगर मैं सेक्शन 64 वीए वाली जो सॉल्वेंसी मार्जिन है, सॉल्वेंसी मार्जिन, और सॉल्वेंसी मार्जिन का रेशियो कितना था, 1 टाइम्स था, दैट इज 1.5 टाइम नहीं, 1 टाइम के नीचे भी अगर तुम्हारा एएसएम डिवाइडेड बाय आरएसएम अगर एक से भी नीचे आ जाता है, लेस देन 1 हो जाता है, दैट इज 100% से भी कम हो जाता है। कुल मिला के मैं बोलूं कि अगर मैं सेक्शन 64 वीए का कंप्लायंस नहीं कर रहा हूं, दैट इज 50% ऑफ द सेक्शन 6 वाला कैपिटल से कम हो गया है, और जो रिक्वायर्ड 100% ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन थी उससे कम हो गया, विचएवर इज हायर से कम हो गया। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ये भी इससे भी ज्यादा कम हो गया तो मेरे को डीम्ड इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है, मेरे को मान लिया जाता है कि तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो। तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो 1.5 टाइम्स देखा जाएगा तुम्हारा, क्या तुम 1.5 टाइम्स तुमको एट एनी टाइम ऑल द टाइम्स तुमको ऑल टाइम्स ये 1.5 टाइम मेंटेन करके चलना है। और अगर 1.5 टाइम से कम हो गया है लेकिन 1 टाइम से ज्यादा है, अगर 1 टाइम से ज्यादा है, एक गुना से ज्यादा है, तो तुमको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी। कंट्रोल लेवल सॉल्वेंसी से कम हो गया है लेकिन इससे ज्यादा है तो तुमको फाइनेंशियल प्लान सबमिट करना पड़ता है अथॉरिटी को कि हम कैसे वापस से 1.5 टाइम से ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन एक गुना से भी ज्यादा हो गया, तो एक गुना से भी कम हो गया, 1 टाइम से भी कम हो गया, दैट इज मेरी सॉल्वेंसी मार्जिन जो थी वो 50% ऑफ
50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम कैपिटल एज पर सेक्शन 6 से भी कम हो जाती है अगर, और वो जो दूसरी बात दी नहीं है, रेगुलेशन रूल्स में दी है, एसएम में नहीं दी है, उससे भी अगर लेकिन कम हो जाती है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको डीम्ड इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा, तुमको इंसॉल्वेंट कर दिया जाएगा। जो कि रिलायंस की है, जो इंश्योरेंस वाली कंपनी थी, उसको करा भी था, प्रैक्टिकली ये हुआ भी है। और ये जो मैंने पूरा कंसेप्ट बताया, ये प्रैक्टिकली लिंक्ड है, जाके देखना है तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ की इंश्योरेंस कंपनी के तुम स्टेटमेंट्स वगैरह देख सकते हो, फॉर्म एजी फॉर्म के वगैरह सब मिल जाएगा तुमको, प्लस तुमको आईआईडीए के रेगुलेशन वगैरह भी दिख जाएंगे। एंड ये ही कॉन्सेप्ट है तुम्हारे सॉल्वेंसी मार्जिन का। सॉल्वेंसी मार्जिन है एज पर सेक्शन 64 वीए ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। चलो मैं वापस से फाइनली समराइज कर रहा हूँ। सेक्शन 64 वीए में सॉल्वेंसी मार्जिन बोलता है एसेट माइनस लाइबिलिटी होती है सॉल्वेंसी मार्जिन, जो कि होनी चाहिए मेरी 50% ऑफ द मिनिमम पेड अप कैपिटल एज पर सेक्शन 6। दैट इज, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो शुड बी मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए, शुड बी मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए। ये हो गया सेक्शन 64 वीए में। सेक्शन 64 वीए में बोलता है कि अगर तुम सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन नहीं करते हो, रेशियो 1.5 टाइम वाला, तो तुमको फाइनेंशियल प्लान सबमिट करना पड़ता है। और सॉल्वेंसी मार्जिन से भी कम अगर आ गए तुम, तो दैट पर्टिकुलर केस तुमको डीम्ड इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट अब तुमको प्रॉपर्ली लिंक हो जाएगा। और ये जो फॉर्म आईआरडीए एसेट डबल ए में जाता है, और स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी तुम्हारा एचजी में जाता है, और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन तुम्हारा फॉर्म केजी, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो कि आईआरडीए के रेगुलेशन जो अपन देख रहे थे वही दिया हुआ है। तो तुमको ये फॉर्म भी थोड़े बहुत दिमाग में रख लेना। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, अगर कोई डाउट बचा है तो। एंड ओवरऑल हमने पूरा पूरा ये केस स्टडी में प्रॉपर्ली डील कर लिया है। केस स्टडी नंबर 21, 22, 23, 24 प्लस इंश्योरेंस का ये वाला कॉन्सेप्ट भी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।